हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी फर्स्ट वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि जो हमारा मोशन है उसका बेसिक कॉज होता है फोर्स, और जो हमारा मोशन है उसमें हमारी स्पीड कैसे इंक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, उसका एक ही रीज़न है, उसका एक ही कॉज है, दैट इज़ फोर्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, हमारे एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले मोशन का लॉ दिया था। तो गैलीलियो ने सबसे पहले क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्सेस एक्ट ऑन देम। तो गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हमारी मूव कर रही है तो उस कंडीशन में उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले गैलीलियो ने मोशन के बारे में अपना ये तर्क दिया था, अपनी ये बात रखी थी। दिस मीन्स इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ, इफ़ अ बॉडी या इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ। फ्रिक्शनलेस मीन्स वहाँ पर आपका कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन मीन्स जो कि हमारा सरफेस के साथ एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शनलेस पाथ होगा तो बॉडी हमारी डायरेक्टली मूव कर सकती है और वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, और कोई अदर फोर्स भी उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहा है और केवल बॉडी हमारी फ्रिक्शनलेस पाथ पर मूव कर रही है। द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर। तो गैलीलियो ने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा फॉर एवर मीन्स हमारा कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, वो कभी भी हमारा नहीं स्टॉप होगा। दैट इज़ देयर इज़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिव नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा किसी बॉडी पर वर्क नहीं कर रहा है। आप एक बार दोबारा समझिए, गैलीलियो ने कहा कि अगर हमारी किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है तो बॉडी हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। उन्होंने यही बताया कि अगर बॉडी हमारी फ्रिक्शनलेस पाथ पर मूव कर रही है और उस पर कोई अदर फोर्स हमारा एक्ट नहीं है तो वहाँ पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा और बॉडी हमारी मूव करती रहेगी फॉर एवर। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हमने देखा कि गैलीलियो ने बताया कि हमारा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है तो बॉडी हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। तो न्यूटन ने स्टडीज़ किया आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जिनको बाद में नाम दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, आप नोट्स इसमें से बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। इस चैप्टर में आपको केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझ में नहीं आया, या हमें इनर्शिया कि हम कैसे अप्लाई करें न्यूटन फर्स्ट लॉ अपने जो डेली लाइफ में, तो वो आपको समझना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे हमें कैसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखिए स्टूडेंट, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन पर है, हमारी केवल 2 स्टेट होती हैं, फर्स्ट इज रेस्ट एंड सेकंड वन इज मोशन। तो अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में है या कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ये किसने बताया? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बताया, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर हमारा रेस्ट कंडीशन पर है तो वो उसी कंडीशन में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। एक्सप्लेनेशन देखिए जरा आप इसका।
इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, इट विल रिमेन इन द रेस्ट अनटिल अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक कि इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो बॉडी हमारी या तो रेस्ट में रहेगी या बॉडी हमारी मोशन में रहेगी। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिक मीनिंग ऑफ दिस, कि हमारी कोई बॉडी उस स्टेट को चेंज नहीं होने दे रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट टू इन चेंजिंग देयर स्टेट। सभी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं? रेसिस्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली। और वो जो स्टेट है वो जब भी चेंज होगी जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। तो आइए स्टूडेंट अब कुछ एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के। तो सबसे पहला एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर कोई पर्सन एक बस में बैठा हुआ है और बस अचानक से एकदम मूव करती है तो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। आखिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी देखिए लिखा हुआ है, दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन रेस्ट वाइल बस इज नॉट मूविंग। स्टार्टिंग में जो पर्सन है और बस है दोनों रेस्ट कंडीशन पर हैं और बस में मूव नहीं कर रही है। बट एज द बस स्टार्ट्स मूविंग द लेग्स ऑफ द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही बस मूव करेगी वैसे ही जो पर्सन के लेग हैं वो भी मूविंग कंडीशन में आ जाएंगे अलोंग द बस। बट द रेस्ट पोर्शन ऑफ हिज बॉडी, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है बॉडी का वो टेंडेंसी रखेगा टू रिमेन इन रेस्ट। वो मोशन में नहीं होना चाहता, वो अपने आप को रेसिस्ट करेगा अपनी रेस्ट पोर्शन में रहने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इफ़ ही इज नॉट अलर्ट। अगर पर्सन अलर्ट नहीं होगा तो पर्सन क्या होगा? बैकवर्ड में फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। एक बार दोबारा समझिए, सपोज आप बस में बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग में बस और पर्सन या आप एक रेस्ट कंडीशन पर हैं। जैसे ही बस मूव करती है तो आपके जो लेग हैं, आपके जो पैर हैं वो भी मूविंग कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन जो आपका ऊपर का पोर्शन है वो रेस्ट कंडीशन में रहना चाहता है। वो रेसिस्ट करेगा कि वो रिमेन इन रेस्ट, यानी कि रेस्ट में ही रहे। इसी वजह से, इसी कारण से द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इफ़ ही इज नॉट अलर्ट। तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे आप देख सकते हैं अगर कोई राइडर है और वो हॉर्स पे राइड कर रहा है, हॉर्स पे सवारी कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हॉर्स हमारा मूव करता है तो जो राइडर है वो पीछे की तरफ हमारा गिर जाता है। इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में हॉर्स और पर्सन रेस्ट कंडीशन पर हैं, लेकिन जैसे ही हॉर्स हमारा मूव करेगा तो पर्सन के जो लेग हैं वो भी मूविंग कंडीशन में आएंगे, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा। और जो वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, इसका क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए, नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है तो वहाँ पर ये आंसर आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ़ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। अब देखिए इसका अपोजिट है। अब हमारा बस और पर्सन दोनों मूविंग कंडीशन पर हैं, लेकिन जैसे ही बस हमारी स्टॉप होती है तो पर्सन आगे की साइड गिर जाता है, फॉल्स फॉरवर्ड। इसका रीज़न क्या है कि व्हेन द बस इज मूविंग द पर्सन स्टैंडिंग इन इट इज आल्सो इन मोशन अलोंग विद द बस। ये आपको ध्यान रखना है। भले ही आप रेस्ट कंडीशन पर बैठे हैं बस में, लेकिन अगर बस मूव कर रही है तो आप भी मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही अप्लाई होते हैं ब्रेक, द स्पीड ऑफ द बस डिक्रीजेज सडनली। स्पीड जो बस की है सडनली डिक्रीज होगी और बस कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और बस हमारी रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, वो भी कैसे? सडनली। इन दिस कंडीशन द लेग्स ऑफ द पर्सन विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस कम इन द रेस्ट। इस कंडीशन में जो लेग हैं पर्सन के
वो भी रेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन जो पार्ट ऑफ हिज बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन, लेकिन जो बॉडी का दूसरा पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो हमारा मोशन में ही रहना चाहता है, तो वो उसका अपोज करता है, उसकी टेंडेंसी है अपोज करने की, इसलिए हमारा जो पर्सन है वो फॉरवर्ड फॉल होता है इफ़ ही इज़ नॉट अलर्ट। तो आप दोबारा समझिए कि बस और पर्सन अगर हमारे मूविंग कंडीशन पर हैं तो हमारा बॉडी मूविंग कंडीशन पर होगी, लेकिन जैसे ही बस हमारी स्टॉप कंडीशन में आ जाएगी, हमारे लेग स्टॉप हो जाएंगे, हमारे लेग रेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का पार्ट है, वो हमारा मोशन में रहेगा, और मोशन में रहने के कारण वो रिमेन इन मोशन, यानी कि वो मोशन में रहना चाहता है, तो उसका अपोज करता है रेस्ट में आने का। इसी कारण से जो पर्सन है वो फॉरवर्ड हमारा फॉल हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो राइडर है, अगर वो हॉर्स पर बैठा हुआ है और हॉर्स अगर मूविंग कंडीशन पर है और अचानक से अगर हॉर्स हमारा रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो जो राइडर है वो हमारा फॉरवर्ड में फॉल होता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो उसके लेग हैं वो हमारे रेस्ट कंडीशन पे आएंगे, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो हमारा मोशन कंडीशन में ही रहेगा। और यही रीज़न है कि हमारा जो राइडर है वो फॉल्स हो जाएगा फॉरवर्ड में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूटन्स का लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें हमने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं कि अगर हमारी जो मूविंग बस अगर स्टॉप होती है तो पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड, और अगर हमारी एक रेस्ट कंडीशन में एक बस है, अगर वो हमारी मूव करती है तो पर्सन फॉल्स बैकवर्ड। तो ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। आइए स्टूडेंट अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन, यूजुअली मैनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ्स टू गेट दैम ड्राइड क्विकली। Because of jerks, droplets of water from the pores of the cloth falls on the ground and reduced amount of water in cloths dries them quickly. तो जर्क मीन्स झटका देना। जैसे आप जर्क देते हैं क्लॉथ में, तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो उन जो पोर्स हैं क्लॉथ के, उनसे ज़मीन पर गिर जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका एक ही रीज़न है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि जो वाटर है वो मोशन में आने का अपोज करता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है, बाहर की तरफ हमारा ग्राउंड में गिर जाता है। तो आप देखिए इसका रीजन भी लिखा हुआ है। दिस हैपन्स बिकॉज वैन सडनली क्लॉथ्स आर मेड इन मोशन बाय गिविंग जर्क। अगर हम सडनली क्लॉथ को जर्क दें और उसको मोशन में ले आएँ, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट। लेकिन जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहती हैं, वो मोशन में नहीं आना चाहती, इसलिए दे आर सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एंड द क्लॉथ्स ड्राइज क्विकली। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है। आपने देखा होगा, अगर जो हमारा ट्री होता है, अगर हम ट्री को थोड़ा सा हिलाएं उसको, तो उसमें से जो मैंगोज़ हैं या उसके जो फ्रूट्स हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसका रीज़न भी यही है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, क्योंकि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया हुआ है स्टूडेंट। व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय अ स्ट्राइकर, कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे लिविंग रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ कॉइन एट द सेम प्लेस। आपने देखा होगा कि जो हमारा कैरम बोर्ड है, अगर हम उसमें जो सबसे लोअर वाली एक कॉइन होता है, अगर हम उसको हिट करते हैं तो लोअर वाली कॉइन ही हमारी मोशन में हो जाती है, लेकिन जो ऊपर वाली कॉइन है वो हमारी रेस्ट में ही रहती हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जो ऊपर वाली कॉइन्स है वो मोशन में आने का अपोज करती हैं, वो अपनी रेस्ट कंडीशन पर ही रहना चाहती हैं, इसलिए सारी की सारी कॉइन बॉटम में मूव कर जाती हैं, लेकिन वही एक कॉइन हमारा सीधा निकल जाता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो लाइब्रेरी है उस पर जो बुक्स रखी रहती हैं, अगर आप सबसे नीचे वाली बुक को स्ट्राइक करते हैं तो ऊपर वाली बुक्स नीचे की तरफ आ जाती हैं। आइए स्टूडेंट अब इसका रीजन भी देख लेते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द पाइल इज स्टक विद द स्ट्राइकर, द कॉइन एट द बॉटम कम्स इन मोशन while rest of the coin in the pile has the tendency to remain in rest, and they vertically falls on the carom board and remain at the same place। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली हमारे कॉइन्स हैं वो हमारे रेस्ट कंडीशन पर ही रहना चाहते हैं,
और वो मोशन में आने का अपोज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे कॉइन्स हैं वर्टिकली फॉल्स होते हैं कैरम बोर्ड पर एंड रिमेन एट द सेम प्लेस, और वो सेम प्लेस पर ही हमारे रहते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने आपसे कहा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेसिस्ट्स टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जिसके थ्रू ये हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो आइए इसका एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, क्या हम इसको मेजर कैसे करते हैं। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया को हम ऑब्जेक्ट के मास से मेज़र करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो इनर्शिया है, जो बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के मास के। दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन मास। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इनर्शिया डिक्रीज होता है तो उसका मास डिक्रीज हुआ है, अगर हमारा मास इंक्रीज है तो उसका इनर्शिया इंक्रीज हुआ है। मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे आप क्लियरली समझ पाएंगे। सपोज हम एक टॉय लेते हैं, टॉय कार, और एक लेते हैं रियल कार। तो अगर आप टॉय कार पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो टॉय कार हमारी राइट से मूव में आसानी से आ जाती है, कम फोर्स लगाने से ही आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो टॉय कार है उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि उसका मास कम है। तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमको लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल कार की, तो रियल कार को मूव कराने के लिए आपको मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रियल कार का मास मोर होता है और मास के कारण उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें एक स्टोन की और एक कॉइन की, तो स्टोन का इनर्शिया कंपैरिजन टू द कॉइन हमारा ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें रबर बॉल और स्टील बॉल की, तो रबर बॉल का इनर्शिया कम होगा और स्टील का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसमें उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उतना ही फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, हमें उसको चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई बॉडी हमारी मूव करती है तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें ट्रक को स्टॉप करना है तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम साइकिल को स्टॉप करना है तो उसके लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमें बॉडी को मूव कराना है या बॉडी को स्टॉप करना है तो दोनों के लिए एक फैक्टर आता है मास, और मास से रिलेटेड है इनर्शिया। तो जिसका मास ग्रेटर उसका इनर्शिया ग्रेटर। तो उस बॉडी को मूव कराने के लिए भी और उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी हमको मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा, तो उस बॉडी को मूव कराने के लिए और उस बॉडी को स्टॉप कराने के लिए हमको लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा रिलेशन होता है मास और इनर्शिया के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि रबर बॉल और एक स्टोन, अगर इन दोनों से पूछा जाए तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आंसर आएगा स्टोन का। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि 1 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन, उसमें किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आंसर आएगा 5 रुपीज़ कॉइन, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में मास हमारा ग्रेटर है और मास ग्रेटर होने से हमारा इनर्शिया भी ग्रेटर हो जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, a heavy object will have more inertia than the lighter one. In other words, the natural tendency of an object that resists the change in state of rest or motion of the object is called inertia. तो ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन भी है इनर्शिया की। The natural tendency of the object that resists the change in state of motion or rest of the object is called inertia. और आपको ध्यान रखना है कि हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ग्रेटर होगा, मोर होगा कंपैरिजन टू द लाइट वन। तो आप देख सकते हैं, सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया दस इट इज डिफ़िकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड दैन द लाइटर वन। अगर हमें किसी हैवी बॉक्स को ग्राउंड पर पुश करना है या फिर उसको पुल करना है या उसको मूव कराना है तो हमको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें हैवी हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको मूव कराना। लेकिन अगर लाइटर होगा तो उसका मास कम होगा, उसका इनर्शिया कम होगा, वो उसको रेसिस्ट करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमें उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि मास और इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो जिसका मास ग्रेटर उसका इनर्शिया ग्रेटर, उसको बॉडी को रेसिस्ट करने के लिए उतना अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बॉडी को मूव कराने के लिए उतना अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बॉडी को स्टॉप करने के लिए उतना ही अधिक हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है।